हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला लैंग्वेज पेपर दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पार्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो क्लास हुई थी गाइस, मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि इस सब्जेक्ट में जो इसेंशियल रीडिंग्स आपके सिलेबस में गिवन है, आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये लिंक मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो फटाफट देख लीजिए। यूनिट 1 में लाइव नैरेटिव्स हैं, ये सारे लिंक्स हैं गाइस, यू कैन ओपन देम। यहाँ स्क्रीन पर मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज दीज आर कॉपीराइट कंटेंट्स। सेकेंड यूनिट में आपकी पोएट्री है, थर्ड यूनिट में ड्रामा है, फोर्थ में नोवेला एंड फिफ्थ यूनिट में जो आपका एकेडमिक एसे है उसकी जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे कंपाइल की हैं। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये बनता है कि क्या ये एसेंशियल रीडिंग्स पर बेस क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने इसको सीरियसली लिया है, उन्होंने वाकई में सजेस्टेड रीडिंग्स पढ़नी शुरू करी हैं। गाइस, द थिंग इज एग्जाम में सजेस्टेड रीडिंग्स पर क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। इस पेपर की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर। लेकिन कर वो ही पाएंगे जिन्होंने एसेंशियल रीडिंग्स पढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि गाइस ये अनसीन पैसेज स्कूल लेवल के नहीं है कि आप एक बारी में पढ़ेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, इसमें 3 पैसेजेस हैं क्वेश्चन पेपर में, देखिए। तो गाइस, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लीजिए, ये थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है, फोर्थ में भी पढ़ाया जाता है। इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। आपको हर पार्ट में कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही में वर्ड लिमिट इस क्वेश्चन में गिवन है। आपको अपने क्वेश्चन पेपर में जो वर्ड लिमिट दी जाएगी आप उसे फॉलो करेंगे। अब पार्ट ए में जो क्वेश्चंस हैं वो 10 मार्क्स कैरी करते हैं गाइस। पार्ट बी में जो क्वेश्चंस हैं 15 मार्क्स कैरी करते हैं। ये है गाइस फर्स्ट पैसेज जो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। अब इसको कंपेयर कीजिएगा फर्स्ट ईयर में जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर पढ़ा है, उस क्वेश्चन पेपर में जो पैसेजेस आए होंगे वो इतने लेंदी शायद नहीं होंगे। ये देखिए, ये पहले पैसेज की जो वर्ड लिमिट है, कितने वर्ड्स हैं इसमें? 763। इसीलिए मैंने बोला कि जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो ध्यान से देखी थी उन्होंने एसेंशियल रीडिंग्स या सजेस्टेड रीडिंग्स ठीक से पढ़ी हैं, पढ़नी शुरू की हैं। एंड गाइस, जस्ट रीडिंग देम इज नॉट गुड इनफ। आपको पढ़ के समझना, एनालिसिस करना, उसमें क्या लिखा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना, ये सब करना है। ये है आपका फर्स्ट पैसेज। सिमिलरली सेकंड पैसेज भी लगभग इतना ही लेंदी है। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर पड़ा है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, उसमें जो पैसेजेस होंगे रिलेटिवली थोड़े से छोटे होंगे या सारे पैसेजेस इतने लंबे नहीं होंगे। उसके बाद गाइस, ये तीनों पैसेजेस आ गए। जब क्वेश्चंस देखोगे आप, उसमें लिखा होगा पार्ट ए। अब जनरली जो लेटेस्ट फॉर्मेट है गाइस इस क्वेश्चन पेपर का, उसमें पार्ट ए में जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने पहले बोला, 10 मार्क्स कैरी करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो पैसेज नंबर 1 पर बेस्ड है, जो अभी आज हम करने वाले हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर बेस्ड ऑन पैसेज 2, और जो 5वां क्वेश्चन है पार्ट ए का वो पैसेज 3 पर बेस्ड है। अब इससे गाइस आपको पता लग गया होगा कि आपको पार्ट ए में और पार्ट बी में दोनों में 3-3 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में दिए गए तीनों पैसेजेस आप पढ़ें। कोई भी 2 पैसेज पढ़ते हैं तो भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली पार्ट बी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। क्वेश्चन नंबर 6 इज बेस्ड ऑन पैसेज 1 and question number 7 and 8 are based on passage 2 and question number 9 and 10 are based on passage 3। तो कुल मिला के अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, अगर आप तीनों पैसेजेस पढ़ना चाहते हैं एग्जाम में, कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो 2 पैसेजेस पढ़ के भी आप उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो पार्ट ए में 3 कर पाएंगे, पार्ट बी में आप 3 क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, आज हम पहला पैसेज पढ़ते हैं। इसके आंसर्स हमने लिखे हैं, सैंपल आंसर्स आप लोगों को गाइड करने के लिए, क्योंकि अक्सर इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए हम आंसर कैसे लिखें।
तो ये PDF क्वेश्चन पेपर की ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। आंसर आज शेयर किए जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लगा लीजिए 60 to 70% मार्क्स चाहिए, वो लोग वीडियो देखते रहिए। जिन स्टूडेंट्स को 80% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए उनको मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, ये क्वेश्चन पेपर शेयर किया जा चुका है, आप इसको पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए या पैसे समझ लीजिए। जब आंसर शुरू होंगे पहले खुद लिखिए, उसके बाद ये वीडियो रिज्यूम कीजिएगा। सिंस ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऐसे पैसेजेस आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, तो आप ये पैसेज सुन के जाइए, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए, फिर दोबारा वीडियो रिज्यूम कीजिए। ऑलराइट गाइस, फर्स्ट पैसेज में लिखा है, व्हेन आई वाज बोर्न people in our village sympathized with my mother and nobody congratulated my father. जो नरेटर हैं वो क्या कहते हैं, जब मैं पैदा हुआ, अभी आपको जेंडर नहीं पता, ठीक है। When I was born, people in our village, जो हमारे विलेज के पीपल थे, उन्होंने सिंपथाइज करना शुरू कर दिया मेरी मदर के साथ, और किसी ने भी मेरे फादर को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया कि बधाई हो, आपके घर में बेबी पैदा हुआ है। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ कि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ें, उस सेंस में मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको मीनिंग पता लगे पैसेज में क्या लिखा है। I arrived at dawn as a last star blinked out. यानी कि डॉन आप समझते हैं, जब लास्ट स्टार ब्लिंक आउट हो गया था तब जो नरेटर हैं वो पैदा हुए। अब वो मेल है या फीमेल है आपको तुरंत पता लग जाएगा। उसके बाद नरेटर ने लिखा है, वी पश्तून्स सी दिस एज एन ऑस्पिशियस साइन, यानी इसको अच्छा माना जाता है। फिर लिखते हैं, माई फादर डिडंट हैव एनी मनी फॉर द हॉस्पिटल और फॉर अ मिडवाइफ, सो अ नेबर हेल्प्ड एट माई बर्थ। आपको पता होगा गाइस, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो जनरली हॉस्पिटल में जो सर्विसेज उपलब्ध होती हैं वो हेल्प करती हैं, या फिर अ मिडवाइफ, जिसको आप हिंदी में शायद दाई बोलते होंगे, जिन्हें ट्रेन किया जाता है कि जब किसी वुमन को डिलीवरी करनी है बेबी की तो वो उन्हें हेल्प करती हैं, उन्हें उनके पास ट्रेनिंग होती है। तो ना तो अस्पताल जाने के पैसे थे और ना मिडवाइफ अरेंज करने के लिए पैसे थे, तो किसी नेबर ने हेल्प किया नरेटर की मदर को जब इनकी डिलीवरी हुई, यानी जब नरेटर बॉर्न हुए। नरेटर कहते हैं, माई पेरेंट्स फर्स्ट चाइल्ड वॉज स्टिल बॉर्न बट आई पॉप्ड आउट किकिंग एंड स्क्रीमिंग। यानी उनका जो पहला बच्चा था जब वो बॉर्न हुआ तो वो डेड था, लेकिन नरेटर कहते हैं जब मैं पैदा हुआ या हुई, क्योंकि अभी तक आपको जेंडर नहीं पता गाइस, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट आई पॉप्ड आउट किकिंग एंड स्क्रीमिंग, यानी उनको खुशी हुई कि अब जो बेबी बॉर्न हुआ है वो वाकई में अलाइव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी को, ठीक है। आई वॉज अ गर्ल, यहाँ पर आपको पता लगता है कि नरेटर एक गर्ल है, एक वुमन है। In a land where rifles are fired in celebration of a son, and while daughters are hidden away behind a curtain. अब नरेटर कहती हैं कि मैं एक ऐसी जगह पैदा हुई थी जहां पर राइफल्स फायर की जाती हैं जब किसी के घर में लड़का जन्म लेता है, लेकिन लड़कियों को पर्दे के पीछे छुपा के रखा जाता है। उन्हें बोला जाता है कि उनका जो रोल है वो क्या है कि पूरी जिंदगी खाना बनाओ, है ना, दे रोल इन लाइफ सिंपली टू प्रिपेयर फूड, और सेकेंडली गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। तो ये दो रोल समझते हुए कि जो डॉटर्स हैं वो इसी काम के लिए पैदा हुई हैं, ये सोच है, मेंटालिटी है सोसाइटी की, इस सोसाइटी में नरेटर पैदा हुई थी। अब आगे देखिए, फॉर मोस्ट पश्तून्स इट इज अ ग्लूमी डे व्हेन अ डॉटर इज बॉर्न। तो गाइज अपेरेंटली आजकल सिनेरियो काफी चेंज हो गया है, लेकिन ये उस समय की बात है जब नरेटर बॉर्न हुई, तो वो कहती हैं कि मोस्ट पश्तून्स के लिए ये एक ग्लूमी डे होता है, यानी सैड, निराशा, है ना, उनको उदासी और निराशा उनको महसूस होती है जब एक डॉटर बॉर्न होती है। बहुत शर्म की बात है गाइज, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, शायद आजकल भी कहीं होता हो, आई होप नहीं होता होगा। माई फादर्स cousin Jehan Sher Khan Yusufzai was one of the few
who came to celebrate my birth and even gave a handsome gift of money. अब वो कहती हैं कि उनकी फैमिली में उनके फादर के कज़न, जिनका नाम देखिए जेहान शेर खान यूसुफज़ई, ये उन थोड़े लोगों में से एक थे जो वाकई में नरेटर के बर्थ को सेलिब्रेट करने आए थे। वो बाकियों की तरह नहीं थे कि हाँ इनके घर में लड़की ने जन्म लिया है तो ओहो ये तो बहुत निराशा की बात है, बहुत उदासी वाली बात है। और उन्होंने बल्कि गिफ्ट दिया इनकी फैमिली को। और साथ में क्या लाए थे? He brought with him a vast family tree of our clan, the Delokal Yusufzai, going right back to my great great grandfather. आपको पता होगा guys, grandfather means दादा, great grandfather means परदादा यानी दादा के पिताजी, और great great grandfather means आपके दादा के दादाजी। तो यहाँ पर जो फैमिली ट्री की बात हो रही है गाइस, ये एक ऐसा डायग्राम या चार्ट होता है जिसमें एक फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स का रिलेशनशिप शो किया जाता है, और ये एक ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शो करता है कि एक टाइम पे ये हुआ करते थे, फिर उनके आगे ये बच्चे हुए, है ना, फिर उनसे आगे ये हुए, ये दादा हैं, फिर ये मेरे पिताजी हैं, एंड शोइंग ओनली द मेल लाइन। लेकिन दुख की बात है कि इस क्लैन में सिर्फ मेल मेंबर्स ही दर्शाए गए थे, फीमेल्स का कोई इस क्लैन में नामो निशान नहीं था। अब वो कहती हैं माई फादर जियाउद्दीन इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट पश्तून मैन। पहले उन्होंने क्या बात की है कि मेरे फादर के कजन है ना जेहान शेर खान यूसुफज़ई, वो उनके बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए आए, फैमिली को गिफ्ट दिया और क्लैन का फैमिली ट्री लेके आए। लेकिन वो कहती हैं कि उस क्लैन में सिर्फ मेल लाइन ही दर्शाई गई थी, फीमेल्स का कोई नामो निशान नहीं था। अब नरेटर अपने फादर के बारे में बोलती हैं, वो कहती हैं ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट पश्तून मैन। कैसे डिफरेंट है, ध्यान से देखिए। ही टुक द ट्री, जो फैमिली ट्री की हमने बात करी है, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत समय पहले है ना, आपकी पुरुषों का कोई मेंबर है, आगे उन्होंने जो उनके जो बच्चे हुए ऐसे है ना, फिर उनके आगे जो बच्चे हुए है ना, ऐसे करके जो बड़ा सा फैमिली ट्री वो लेके आए थे। ही टुक द ट्री, ड्रीव अ लाइन ड्रॉ करी उन्होंने, लाइक अ लॉलीपॉप फ्रॉम हिज नेम, एंड एट द एंड ऑफ इट रोट मलाला। यानी कहते हैं उस फैमिली ट्री में उनका फादर का जहां पे जिक्र था, मान लीजिए ये नरेटर के फादर हैं जियाउद्दीन, तो उन्होंने अपने नाम के नीचे एक लॉलीपॉप जैसी लाइन ड्रॉ करी, उसके नीचे नाम लिख दिया मलाला। अब ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है, क्योंकि उस जमाने में जो सोसाइटी का माइंडसेट या आउटलुक था टुवर्ड्स वेमेन, जैसे ही किसी के घर में लड़की जन्म लेती थी तो वो दुख की बात मानते थे, है ना, सिंपैथी देते थे। लोग बधाई नहीं देते थे, सिंपैथी देते थे, ओहो अच्छा लड़की पैदा हुई है। लेकिन उनके फादर कितने अलग थे, उन्होंने फैमिली ट्री में ही अपनी बेटी का नाम लिख दिया, और अभी तक इस फैमिली ट्री में किसी भी फीमेल का नाम नहीं लिखा हुआ था। फिर वो कहती हैं His cousin laughed in astonishment. लोग हंसने लगे, लेकिन उनके फादर को कोई परवाह नहीं थी। He says he looked into my eyes after I was born and fell in love. He told people, I know there is something different about this child. He even asked his friends to throw dried fruits, sweets, and coins into my cradle, something we usually only do for boys. अब क्रेडल आपको पता है गाइस, ए बेबी के लिए जो स्मॉल बेड होता है जो ऐसे झूला करता है, तो जब लड़कों का जन्म होता है, जब बेबी बॉय होता है, तो उनके क्रेडल में ये चीजें डाली जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स एंड कॉइन्स। लेकिन उनके फादर ने बोला कि भाई इसके क्रेडल में भी डालो, क्योंकि वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे। उनको ये नहीं था कि लड़की हुई है तो ये बहुत उदासी की बात है, नहीं, वो बहुत खुश थे, जैसे कि उनके एक्शन से पता लग रहा है। इवन फैमिली ट्री में भी अपनी बेटी का नाम तुरंत ही उन्होंने लगा दिया। फिर वो कहती हैं आई वॉज नेम्ड आफ्टर मलालाई ऑफ माई वांद, द ग्रेटेस्ट हीरोइन ऑफ अफगानिस्तान। अब ये माईवांड एक जगह है ऑब्वियसली, मलालाई वहाँ की अफगानिस्तान की ग्रेटेस्ट हीरोइन है। अब हीरोइन का मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ की एक्ट्रेस थी, आगे बढ़िए, हीरोइन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
लिखा है Pashtuns are a proud people of many tribes split between Pakistan and Afghanistan. We live as we have for centuries by a code called Pashtun Wali, which obliges us to give hospitality to all guests and in which the most important value is Nang or honor. The worst thing that can happen to a Pashtun is loss of face. तो अभी हमने क्या पढ़ा है guys? Pashtun जो हैं they are a proud people of many tribes split between Pakistan and Afghanistan. वो कहती हैं हम रहते हैं जैसे हम रहते आ रहे हैं for centuries और कौन सा कोड फॉलो करते हैं पश्चिम वाली वो उन्हें ऑब्लाइज करता है कि वो हॉस्पिटैलिटी दें गेस्ट को एक उनका कोड कह लीजिए है ना जिसको वो फॉलो करते हैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो किसको दी जाती है ऑनर को और एक पश्चिम के साथ जो बुरी से बुरी चीज हो सकती है वो क्या है लॉस ऑफ फेस यानी shame अगर if somebody brings shame upon themselves that is a very terrible thing for a Pashtun man वो कहते हैं we have a saying without honor the world counts for nothing इतनी वैल्यू दी जाती है उनका जो कोड है पश्चिम वाली उसमें ऑनर को इतनी वैल्यू दी जाती है नरेटर आगे कहती हैं मलाला कहती हैं we fight and feud among ourselves so much that our word for cousin tarbur is the same as our word for enemy वो कहती हैं कि यहाँ पर जो वर्ड दिया जाता है कजन के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो सेम शब्द एनिमी के लिए भी इस्तेमाल होता है बट वी ऑलवेज कम टुगेदर अगेंस्ट आउटसाइडर्स who try to conquer our lands वो कहती हैं कि इंटरनली अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते हो या किसी के साथ फ्यूड चलती आ रही हो लंबे समय से है ना दो जनों के बीच में हो सकती है दो ग्रुप्स के बीच में हो सकती है दो फैमिलीज के बीच में हो सकती है लेकिन अगर कोई आउटसाइडर कोशिश करता है उनकी लैंड्स पर कॉन्कर करने के लिए तो वो उनमें यूनिटी आ जाती है ठीक है All Pashtun children grow up with the story of how Malalai inspired the Afghan army to defeat the British in 1880 in one of the biggest battles of the Second Anglo-Afghan War. तो नरेटर का नाम है मलाला ठीक है उनका नाम कैसे रखा गया मलालाई ये जो अफगानिस्तान की ग्रेटेस्ट हीरोइन है जिनकी अभी हम बात करने वाले हैं ठीक है इस सेंटेंस में मलालाई पर बेस उनका नाम रखा गया नरेटर का मलाला अब वो आगे बताती हैं कि मलालाई की स्टोरीज और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनकी हिस्ट्री में है ना योगदान वो आगे बता रही हैं वो कहती हैं कि हम पश्चिम चिल्ड्रन जो हैं हम ग्रो अप हुए हम किन की कहानी सुनते रहे मलालाई उन्होंने क्या किया था अफगान आर्मी को इंस्पायर किया था देखिए क्या इंस्पायर किया था कि जब युद्ध चल रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1880 दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल्स ऑफ द सेकेंड अफगान वॉर एंग्लो अफगान वॉर तो वहां पर मलालाई ने जो इंस्पिरेशन दी थी ना अपनी आर्मी को मोटिवेट किया था तभी वो युद्ध जीत पाए थे अब उसके बारे में आगे नेक्स्ट पैरा में बताया गया है देखिए मलालाई वाज अ डॉटर ऑफ अ शेफर्ड इन माईवांड a small town on the dusty plains west of Kandahar. यानी मलालाई के जो पिताजी थे वो शेफर्ड थे और माईवांड एक स्मॉल टाउन हुआ करता था When she was a teenager, जिन पर बेस नरेटर का नाम रखा गया है अब मलालाई की बात हो रही है जब वो एक टीनेजर थी both her father and the man she was supposed to marry were among thousands of Afghans fighting against the British occupation. यानी वो कहना चाह रही हैं कि उस समय जो युद्ध चल रहा था उसमें कौन कौन था उनके फादर भी थे और जिस जेंटलमैन से वो शादी करना चाहती थी उनका ब्याह होने वाला था वो भी युद्ध में थे और युद्ध किसके अगेंस्ट चल रहा था अफगान्स किसको फाइट कर रहे थे ब्रिटिश क्योंकि ब्रिटिश हैड ऑक्यूपाइड देयर कंट्री जिस पार्ट को उन्होंने ऑक्यूपाई किया था अब मलालाई का कंट्रीब्यूशन देखिए गाइस इसमें लिखा है मलालाई वेंट टू दी battlefield रणभूमि में गई with other women from the village to tend the wounded and take them water
यानी जो सोल्जर्स युद्ध भूमि में इंजर्ड हो गए थे, वुंडेड हो गए थे, उनकी देखभाल के लिए, मेडिसिन सप्लाई करने के लिए और पानी पिलाने के लिए वो रणभूमि में गई। लेकिन उसके आगे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, शी सॉ their men were losing। उन्होंने देखा कि हमारी जो आर्मी है, जो सोल्जर्स हैं, वो हार रहे थे। एंड when the flag bearer fell, जिन्होंने फ्लैग पकड़ा हुआ था, जब वो गिरने लगे, है ना, शी लिफ्टेड हर वाइट वेल up high and marched onto the battlefield in front of the troops। यानी उन्होंने अपना घूंघट हटाया, उन्होंने बैटलफील्ड में रणभूमि में मार्च करना शुरू कर दिया और अपने ट्रूप्स के आगे चली गई। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने इंस्पिरेशन दी है, दैट वाज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। उसी का जिक्र नेक्स्ट लाइन में किया गया है। वो कहती हैं, यंग लव, शी शाउटेड, इफ यू डू नॉट फॉल इन द बैटल ऑफ माई वांड। अब उनको नजर आ रहा था ना कि सोल्जर्स जो हैं वो हार रहे थे, पर उन्होंने इंस्पायर किया, अगर तुम इस बैटल में फॉल नहीं करते हो, by God, then by God, someone is saving you as a symbol of shame। अगर आपने ध्यान दिया हो गाइस, हमने पहले ये बात की है, जिस कोड को वो फॉलो करते हैं पश्चिम वाली, उसमें जो बिगेस्ट सिग्निफिकेंस दी जाती है, इंपॉर्टेंस वो दी जाती है ऑनर को, है ना। इसीलिए वो कहती हैं कि इफ यू डू नॉट फॉल in the battle of my wand, then by God, someone is saving you as a symbol of shame। और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बोली है, उसका आगे आप रिजल्ट देखिए। Malalai was killed under fire, but her words and bravery inspired the men to turn the battle around। यानी सोल्जर्स जो हार रहे थे, अब सिचुएशन पूरी चेंज हो गई, सडनली युद्ध में बदलाव आया, उनकी जो हार है वो जीत में बदल गई। हालांकि मलालाई वाज किल्ड, लेकिन उनके जो शब्द थे, उन्होंने जो उनकी जो बहादुरी थी और उन्होंने जो मोटिवेशन करी सोल्जर्स को, वो बहुत काम आई। क्योंकि जो अफगान आर्मी थी, उन्होंने क्या किया, दे डिस्ट्रॉयड एन एंटायर ब्रिगेड, वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी को भी पता लग गया कि इस युद्ध में उनका कितना नुकसान हुआ। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट्स इन देयर हिस्ट्री। अफगान जीत गए, है ना। दे वर सो प्राउड दैट द लास्ट अफगान किंग बिल्ट अ माईवांड विक्ट्री मॉन्यूमेंट इन द सेंटर ऑफ काबुल। जो लास्ट अफगान किंग था, उन्होंने एक माईवांड विक्ट्री मॉन्यूमेंट बनाया काबुल के सेंटर में। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें कॉमिक एलिमेंट है। वो कहती हैं, इन हाई स्कूल I read some Sherlock Holmes and laughed to see that this was the same battle where Dr. Watson was wounded before becoming partner to the great detective। तो गाइस, जिन लोगों ने शर्लक होम्स पढ़ी है, ये जो फिक्शनल कैरेक्टर है उसमें डॉक्टर वॉटसन, वो कहती हैं कि उनकी स्टोरी में लिखा हुआ था कि डॉक्टर वॉटसन इसी युद्ध में वुंडेड हो गए थे। उसके बाद, यानी इस युद्ध में जब वो वुंडेड हुए थे, उसके बाद वो शर्लक होम्स के पार्टनर बनते हैं। एंड शर्लक होम्स इज बेस्ट नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डिटेक्टिव हु हैज अमेजिंग डिड्यूसिंग स्किल्स। उनको थोड़ी सी हंसी आई इस बात पर, क्योंकि ये फिक्शनल है ना गाइस। आपको पता होगा, ये जो कैरेक्टर्स हैं, शर्लक होम्स, डॉक्टर वॉटसन, ये फिक्शनल हैं। In Malalai, we Pashtuns have our own Joan of Arc। अब देखिए, जोन ऑफ आर्क के बारे में जिन्हें नहीं पता, आप प्लीज गूगल कर लीजिए। इस वीडियो को थोड़ा मैं शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ। मलाला कहती हैं कि मलालाई में हम पश्तून्स अपनी खुद की जोन ऑफ आर्क देखते थे। Many girls' school in Afghanistan are named after her, but my grandfather, who was a religious scholar and village cleric, didn't like my father giving me that name। Unfortunately, उनकी ग्रैंडफादर को उनको दिया हुआ नाम, जो कि मलाला था, उनके फादर ने दिया, उनके ग्रैंडफादर को ये नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला, इट्स अ सैड नेम, इट मीन्स ग्रीफ स्ट्रिकन, यानी शोकग्रस्त। वो कहते हैं इसका मीनिंग ये है, इसलिए मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगा। एनीहाउ, आगे कहती हैं, व्हेन आई वाज अ बेबी, my father used to sing me a song written by the famous poet Rahmat Shah Sair of Peshawar।
जब वो छोटी थी, बेबी थी, उनके पिताजी कौन सा गाना गाया करते थे? किसने लिखा था? द फेमस पोएट रहमत शाह साहिल। उसका जो लास्ट वर्स है, ये लास्ट जो स्टैंजा है, ठीक है, वो क्या किस में एंड होता था? जो लास्ट लाइंस है वो देखिए, ओ मलालाए ऑफ माई वांड। किसकी बात हो रही है? मलालाए की। अभी हमने ऊपर बात की है कि युद्ध में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, है ना? Rise once more to make Pashtuns understand the song of honor. क्योंकि उन्होंने जो बात यहाँ पे बोली थी ना, if you don't fall in this battle of my wand, someone is saving you from shame. Your poetic words turn worlds around. है ना? क्योंकि पहले भी जब युद्ध भूमि में मलालाई ने जब इंस्पिरेशन दी, उनके जो वर्ड्स थे, कितना मैजिक किया कि सिचुएशन कैसी थी, कैसे से कहाँ बदल गई। जो अफगान आर्मी थी उसने पूरी की पूरी एक इंटायर ब्रिगेड को डिस्ट्रॉय कर दिया और युद्ध जीत गए। तो वो कहते हैं, पोएट कहता है, आई बेग यू राइज अगेन। तो ये एक पोएटिक स्टैंजा है यहाँ पे गिवन है। अब वो कहती हैं कि माई फादर टोल्ड द स्टोरी ऑफ मलालाई टू एनीवन हु केम टू आवर हाउस। क्योंकि उन्होंने नाम ही मलालाई से इंस्पायर होकर रखा था। काफ़ी स्कूल्स भी बता रहे हैं वहाँ पर मलालाई पर उनके नाम पर रखे गए थे। तो उनके फादर क्या करते थे? मलालाई की स्टोरीज सभी को बताया करते थे जो भी उनके घर में आते थे। And she says, I loved hearing the story and the songs my father sang to me and the way my name floated on the wind when people called it. यानी ये स्टोरी जब सुनाया करते थे, गाने गाया करते थे, है ना, ऐसे तो उन्हें अच्छा लगता था। और the way her name, the way Malala's name floated on the wind when people called it. जब लोग उन्हें उनके नाम से बुलाया करते थे, उन्हें अच्छा लगता था। जिनको वाकई में 80% मार्क्स चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप आंसर्स लिखिए और दोबारा वीडियो रिज्यूम कीजिए। जिनके पास टाइम थोड़ा कम है प्रिपरेशन के लिए या जो जॉब करते हैं, वो स्टूडेंट्स आंसर भी देख लीजिए।